RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भूगोल की ओर कड़ी जोड़ते हुए हम पढ़ेंगे पृथ्वी के स्थल रूप NCERT कक्षा 6 की। दोस्तों, इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे, फिर कक्षा 6 की ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगी। फिर कक्षा 6 के और सब्जेक्ट जो सामाजिक विज्ञान के तहत आते हैं, और फिर दोस्तों धीरे धीरे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक का अध्ययन दोस्तों करेंगे। और ये लगभग 1 से 1.5 माह के अंदर हम समाप्त कर देंगे दोस्तों। बस आप हमारे साथ लगे रहिए दोस्तों। इसके बाद जब मैं आऊँगा कोई वीडियो लेकर के, तो दोस्तों लेसन वाइज नहीं होगा। कक्षा 7 से हम हर लेसन के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनको लेके दोस्तों आएंगे। अभी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाना था, आपका बेस कंप्लीट कराना था, इसलिए थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लेके आए। तो कक्षा 6 हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। कक्षा 7 से जो लेसन के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको दोस्तों लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पृथ्वी के स्थल रूप NCERT। मैं बात करूं दोस्तों, तो हमारी जो पृथ्वी है ये हर जगह समान नहीं है। हर जगह अर्थात समतल नहीं है। कहीं पर दोस्तों इस तरीके से पृथ्वी है, इस तरीके है, कहीं इस तरीके से है, कहीं दोस्तों इस तरीके से है, इस तरीके से है दोस्तों हमारी। तो पृथ्वी हर जगह समान नहीं है। बात करें दोस्तों, तो कहीं कहीं पर झीलें हैं, कहीं कहीं पर झीलें हैं, तो कहीं कहीं दोस्तों मैदान हैं, तो कहीं कहीं पर दोस्तों छिछला है, तो कहीं कहीं पर दोस्तों पठार हैं, तो कहीं कहीं पर्वत हैं, और दोस्तों कहीं कहीं सागर हैं। इस तरीके से हमारी पृथ्वी समान नहीं है। हर जगह इनका आकृति अलग अलग है दोस्तों। तो वही स्थलाकृतियाँ हम पढ़ेंगे दोस्तों। एक बार साधारण सा प्रश्न पूछा गया UPSSC में दोस्तों, पूछा गया कि हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है। एक है दोस्तों, तो आकार तो आप जानते हैं कैसा है, गोल है, नारंगी है, या फिर दोस्तों पूछा गया प्याज जैसी है। ये तो मैंने आपको बताया है। फिर एक बार दोस्तों पूछा गया पृथ्वी का जो स्थल रूप है वो कैसा है। तो उसमें विकल्प था छिछला, मैदानी और दोस्तों पठारी, उपरोक्त सभी। इस तरीके से दोस्तों मिलान करने के लिए आया था। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे यदि आपने ये दोस्तों पढ़ा है। ये कक्षा 6 का दोस्तों मैटर है, लेकिन आप यदि बड़े स्तर की तैयारी करते हैं तो बड़ी किताबों में इतना सूक्ष्म इतने छोटे स्तर से नहीं बताया जाता है। इसलिए कक्षा 6 की किताब पढ़ना ज़रूरी है बेस को कंप्लीट करने के लिए। आपको लग रहा होगा ये मुझे आता है, टाइम ख़राब हो रहा है, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन यदि बेस क्लियर नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जो कथन कारण या मिलान ये आप नहीं कर पाओगे। चलिए दोस्तों, बात करें स्थल रूप। दोस्तों बात करें पृथ्वी हर जगह समान नहीं है, तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। फिर बात करता हूँ स्थल रूप 2 क्रियाओं के द्वारा दोस्तों होता है। जो हमारा स्थल रूप है ये 2 क्रियाओं के द्वारा प्रभावी होता है, या 2 परिणाम स्वरूप। कौन सी 2 क्रियाएं हैं, एक ये देखते हैं। 2 क्रियाओं के द्वारा ये प्रभावी होता है। इनमें दोस्तों जो 2 क्रियाएँ हैं वो कौन कौन सी क्रियाएँ हैं ये जानना जरूरी है दोस्तों। प्रथम क्रिया के द्वारा, या प्रथम क्रिया के द्वारा दोस्तों, या आंतरिक, कौन सा, आंतरिक क्रिया के द्वारा। आंतरिक क्रिया के द्वारा दोस्तों हमारा जो स्थल रूप है ये प्रभावी होता है। द्वितीय या बाह्य क्रिया के द्वारा दोस्तों, बाह्य क्रिया के द्वारा हमारा स्थल रूप प्रभावी होता है। जो आंतरिक क्रिया, या दोस्तों कहीं कहीं किताबों में आपको कारक भी मिल जाएंगे, तो हम कारक भी, आंतरिक कारक, बाह्य कारक, ये कारक भी दोस्तों हम नोट कर लेंगे। तो बात करें दोस्तों पृथ्वी की सतह आंतरिक क्रिया के कारण। दोस्तों बात करते हैं, जैसे हमारी ये पृथ्वी है और इसमें कुछ परतें हैं, तो ये परतें दोस्तों, ये प्लेटें हमारी इस तरीके से चलती रहती हैं, इस तरीके चलती रहती हैं। तो कुछ प्लेटें हमारी इस तरीके से हो जाती हैं। मान लीजिए चल रही है एक दूसरे के ऊपर, नीचे वाली पृथ्वी की परत टूट गई तो एक दोस्तों ये ऊपर उठी उठी महसूस होती है। तो कहीं कहीं पर दोस्तों ये पहाड़ जैसे महसूस होते हैं। कहीं कहीं पर दोस्तों क्या होता है, ये नीचे धंसी हुई महसूस होती है। तो यहाँ पर झीलें हैं या अन्य दोस्तों धंसी हुई झीलें, या पहाड़ उठ गया नीचे वाला धंसा हुआ भाग दिखाई देता है।
तो इस तरीके से दोस्तों ये आंतरिक कारण के द्वारा कहीं कहीं दोस्तों झीलें बन जाती हैं, तो कहीं कहीं पर पहाड़ पर्वत जैसे भी बन जाते हैं हमारे। तो दोस्तों बात करें तो कहीं कहीं धंसी हुई पृथ्वी महसूस होती है, तो कहीं उठी कहीं पर टिला महसूस होता है। एक ये भी दोस्तों कारण है। वाह्य कारक क्या होते हैं? वाह्य कारक में भी दोस्तों लगता है कहीं पहाड़ ऊपर है, निक्षेपण या अपर्दन के द्वारा हो जाता है। मैं बात करूंगा भी निक्षेपण और अपर्दन क्या होता है। निक्षेपण दोस्तों शब्द आया तो आप देख लीजिए लगे हाथ, निक्षेपण, यदि हवाएं नदियां कुछ बहा के लाती हैं, एक पास जमा करती हैं, तो दोस्तों वो निक्षेपण होता है। इसके बाद अपर्दन क्रिया की बात करें तो अपर्दन का मतलब टूटना, जैसे पहाड़ टूटे, ज़मीन कहीं से बहाकर ले गया तो निक्षेपण हो गया, या दोस्तों पहाड़ टूटा या अन्य क्रियाओं के द्वारा कुछ बड़ी आकृति टूटी, तो उनके द्वारा दोस्तों भी हमारी जो स्थलाकृति है वो प्रभावी होती है। तो दोस्तों बात करें निक्षेपण और अपर्दन, तो ये शब्द आ गया, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। निक्षेपण को आप जमाव लिख सकते हैं, नदियों के द्वारा, वायु के द्वारा जो जमाव होता है दोस्तों, उससे जो आकृति बनती है वह आकृति निक्षेपण आकृति कहलाती है, या निक्षेपण के द्वारा बनता है। तो मैं उम्मीद करूं कि निक्षेपण समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अब उसमें क्या क्या बनते हैं, तो उसमें जैसे नदियाँ नहीं, पर्वत बनते हैं, पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं और मैदान बनते हैं। दोस्तों पर्वत पठार मैदान बनते हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। पहले हम पर्वत देखेंगे, फिर पठार देखेंगे और फिर मैदान देखेंगे दोस्तों। तो आज बात करते हैं पहले पर्वत, फिर पठार, फिर मैदान की दोस्तों बात करेंगे। आइए पर्वत की बात करता हूँ। पर्वत क्या होता है, ये कैसा होता है, ये जानना जरूरी है दोस्तों। पर्वत की जो सतह होती है ये पहली बात त्रिभुजाकार महसूस होता है। जो पर्वत की सतह या आधार दोस्तों होता है वो चौड़ा होता है। पर्वत का आधार चौड़ा होता है। जो दोस्तों इसका शिखर या चोटी होती है वो दोस्तों कैसी नुकीली होती है। इसका जो शिखर है वो नुकीला होता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन किसको पर्वत घोषित किया जाए दोस्तों, जो 600 दोस्तों मीटर से ज़्यादा या 600 मीटर होता है उसको हम पर्वत घोषित कर सकते हैं। लेकिन जो 600 से नीचे है उसे हम पर्वत की श्रेणी में मानते हैं, लेकिन परिभाषा के तहत नहीं आता है। एनसीईआरटी के अनुसार 600 मीटर की ऊंचाई को हम पर्वत घोषित करते हैं दोस्तों। फिर बात करें पर्वतों के ऊपर यहाँ की दोस्तों जो जलवायु होती है, जलवायु वो कैसी होती है, वो दोस्तों कठोर होती है। यहाँ की जलवायु कठोर होती है। ऊपर जैसे हम पर्वतों पर या ऊंचाई पर चलते हैं इस तरीके से, तो सांस लेने में दोस्तों तकलीफ़ होती है। इसलिए आपने सुना होगा कि जो पर्वतारोही हमारे जाते हैं ऊपर, तो क्या एक ऑक्सीजन लेके जाते हैं ताकि उससे वो सांस लें। ऐसा नहीं कि वहाँ हवा नहीं, हवा है, ऑक्सीजन है, लेकिन उसका दबाव बहुत ज़्यादा है, तो हम सही से सांस नहीं ले पाते हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, कुछ चोटियां हैं जो बड़ी बड़ी हैं, और ऊपर दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से बन गया, इस तरीके से बन गया ऊपर, और ये बड़े आकार में है, तो यहाँ पर बस्तियाँ या गांव बस जाते हैं, जो गांव बस जाते हैं। या फिर कभी ये इस तरीके से था, घिसते घिसते ये इस तरीके से दोस्तों हो गया, तो यहाँ पर कुछ मकान, घर, खेती, जंगल, और यहाँ पर शहर बस जाते हैं। लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या वो कम होती है। सवाल उठ रहा होगा क्यों होती? पहला कारण कि जलवायु कठोर होती है। दूसरा, यहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं होती है, तो जनसंख्या कम होगी दोस्तों। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं आप देख लीजिए, वहाँ जनसंख्या कम होगी, कृषि भी दोस्तों कम हो रही होगी, और वहाँ पर वहाँ की जो जलवायु होगी वो दोस्तों कठोर होगी। मैं बात करता हूँ पर्वतों में, जैसे हिमालय की दोस्तों बात कर लें, तो हिमालय जो हमारा दोस्तों कहाँ है, इस हिमालय ये दोस्तों भारत या हम एशिया कह सकते हैं, एशिया में इसका एक उदाहरण है।
हिमालय दोस्तों पर्वत एशिया का एक इस प्रकार का उदाहरण है। ये पर्वत एक श्रृंखला है। बहुत मैं कभी भूगोल में हिमालय पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा ये 3-4 भागों में बांटा गया, कितनी इसकी लंबाई है। फिलहाल आप सुन लीजिए कि पर्वत में जो हिमालय है वो एशिया है। ये दोस्तों एशिया में सबसे बड़ा। और मैं बात करूं तो एक ऐसा पर्वत है जो कि श्रृंखला के रूप में है एशिया में। फिर दोस्तों मैं बात करूं आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत ये दोस्तों कहाँ है? आल्प्स पर्वत की बात करूं तो ये यूरोप में है। आल्प्स पर्वत यूरोप में है। एंडीज़ की दोस्तों बात करूं, एंडीज़ की बात करूं तो ये कहाँ है? ये अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ? दक्षिण अमेरिका में पर्वत श्रृंखला है। तो पर्वत हमारे श्रृंखला के रूप में दोस्तों होते हैं। तो ये दोस्तों आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। पर्वत किसे कहते हैं आप मिलान कर सकते हैं। एनसीईआरटी किताब है तो छोटे स्तर किताब है, मैं जानता हूँ आपको पता होगा, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट आने वाले हैं जो दोस्तों हो सकता है आप पहली बार सुने, या हो सकता हो कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगे। चलिए दोस्तों बात करता हूँ पर्वत की। पर्वत के टाइप की दोस्तों बात करता हूँ। पर्वत कितने प्रकार के हैं तो मैं पर्वत को 3 भागों में कक्षा 6 एनसीईआरटी के अनुसार बताऊंगा। 3 भागों में बांटूंगा पर्वतों को कक्षा 6 एनसीईआरटी के अनुसार। कौन कौन दोस्तों हैं? सबसे महत्वपूर्ण है एक वलित पर्वत। कौन सा? वलित पर्वत। एक ये दोस्तों हो गया वलित पर्वत। दूसरा पर्वत हमारा कौन सा दोस्तों होगा? दिख रहा है आपको? चलिए दिख रहा होगा। चलिए दूसरा पर्वत क्या होगा? भ्रंशोत्थ। कौन सा? भ्रंशोत्थ। ये था है पर्वत। एक ये दूसरा दोस्तों क्या होगा? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत होगा। अब देखिए दोस्तों यदि हम बात करें वलित पर्वत तो वलित पर्वत कैसा होगा? ये इसका आकार इस तरीके से होगा या इसका आकार इस तरीके से होगा वलित पर्वत, जैसे कि हमारा हिमालय जैसा हमने आपको बताया। फिर मैं बात करूँ भ्रंशोत्थ पर्वत कैसा होगा तो भ्रंशोत्थ पर्वत मान लीजिए ज़मीन है, ये ज़मीन है तो कहीं कहीं इस तरीके से धंस जाएगी और तो कहीं कहीं दोस्तों इस तरीके से उठ जाएगी। इस तरीके से भ्रंशोत्थ पर्वत आपको मिल जाएंगे। ज्वालामुखी पर्वत की दोस्तों बात करूँ तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये बताया वलित पर्वत ठीक इसी प्रकार से होते हैं और इस तरीके से दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इनको दगते हुए देखा जा सकता है या फिर यहाँ पर इनसे लावा या मैग्मा की क्रियाएं होती देखी जा सकती हैं। मैं अभी यहाँ पर बताऊँगा दोस्तों। मैं इमेज के रूप में दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों हम बात करें ये एनसीईआरटी किताब है। इस किताब में दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये वाला पर्वत जो हमारा दिख रहा है दोस्तों इस तरीके से दिख रहा है। ये क्या है? ये वलित पर्वत हमारा है। वलित पर्वत यहाँ से ये देखिए दोस्तों ज़मीन के अंदर की बात है और ये हमारा दोस्तों दिख रहा है ये क्या है? ये वलित पर्वत है। इस तरीके दोस्तों देखिए इस तरीके से दिख रहा है वलित पर्वत। अब आप दोस्तों पूछ रहे होंगे सर भ्रंशोत्थ पर्वत तो आपने बताया नहीं। तो भ्रंशोत्थ पर्वत ये देखिए दोस्तों, क्या ये भ्रंशोत्थ पर्वत है? ये देखो दोस्तों ऊंची उठी हुई भूमि मालूम दे रही है। ये दोस्तों नीचे धसी हुई भूमि मालूम दे रही है। ये ऊंचे उठी हुई है। मैं पास करके दिखा रहा हूँ। ये ऊपर है, ये नीचे धसी हुई दोस्तों दिखाई दे रही है। अर्थात ये जो हमारी भ्रंशोत्थ पर्वत की है चोटी, ये दोस्तों इस तरीके से दिखाई दे रही है। इस तरीके से दोस्तों दिखाई दे रही है इस तरीके से। तो ये उठे हुए हैं पर्वत और ये धंसा हुआ पर्वत दिखाई दे रहा है। इसको दोस्तों जो ऊपर उठा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? उत्खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्खंड। जो नीचे धंसा हुआ है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं द्रोणिका। क्या बोलते हैं? द्रोणिका भ्रंश बोलते हैं। द्रोणिका भ्रंश बोलते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है द्रोणिका भ्रंश कहाँ पाई जाती है? तो भ्रंशोत्थ पर्वत में पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों ज्वालामुखी बात करूं तो ये रहा आपका ज्वालामुखी। दोस्तों देखिए आपको यदि हम बताएं तो ये आपका दिख रहा होगा ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी है। यहाँ पर दोस्तों सफ़ेद दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से ज्वालामुखी दगता है दोस्तों तब क्या होता है? इस तरीके से ज्वालामुखी आपको दिखाई देता है और दगा हुआ इस तरीके से क्रिया होती मैं अभी आपको बताने वाला हूँ।
चलिए दोस्तों, तो ये मेरे ख्याल से मैं करीब से दिखा रहा हूँ। इस साइड में हमारा ज्वालामुखी पर्वत है और ऊपर दोस्तों दिख रहा होगा ये ज्वालामुखी। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। फिर दोस्तों यदि हम आगे बात करें तो वलित पर्वत की हम पहले बात करते हैं। ये तीनों पर्वत आप नोट कर लेंगे जो हमने आपको लिखा है। आप दोस्तों वलित पर्वत हेडिंग डाल लीजिए, वलित पर्वत बहुत महत्वपूर्ण है। वलित पर्वत की बात करता हूँ, वलित पर्वत का एग्जाम्पल पहले बहुत ज़रूरी है। इसका उदाहरण दोस्तों कौन सा है? तो हिमालय। हिमालय कैसा है? हिमालय ये हमारा वलित पर्वत है। हिमालय दोस्तों हमारा वलित पर्वत है। अरावली आपलेशियन, अरावली आपलेशियन, आपलेशियन, ये कुछ उदाहरण है, पूछे जा सकते हैं कि वलित पर्वत का इनमें से कौन सा उदाहरण है? आपलेशियन, यूराल। और दोस्तों यूराल पर्वत की बात करूं, आपलेशियन और यूराल की पर्वत की दोस्तों बात, हिमालय और यूराल नए हैं। हिमालय और यूराल ये दोस्तों नए पर्वत हैं। अरावली आपलेशियन, ये दोस्तों अरावली आपलेशियन की बात करें तो ये सबसे पुराने हैं दोस्तों। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, जो कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों पाई जाती है। अब मैं दोस्तों बात करूं हिमालय तथा आल्प्स पर्वत। दोस्तों हम इसमें आल्प्स भी नोट कर सकते हैं, वो भी पुराना है, लेकिन इतने बहुत हैं, धीरे धीरे पॉइंट आते रहेंगे। हिमालय तथा आल्प्स ये दोस्तों वलित पर्वत हैं। यूराल वलित पर्वत है और दोस्तों आपलेशियन वलित पर्वत है। दोस्तों इनकी जो सतह है वो ऊबड़ खाबड़ है। कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़ है दोस्तों। वलित पर्वतों की जो सतह होती है ये दोस्तों जो होती है ये ऊबड़ खाबड़ होती है। एक पॉइंट दोस्तों मिला। वलित पर्वत की सतह ऊबड़ खाबड़ है और ये दोस्तों टूटती फूटती रहती है, जिससे दोस्तों वहाँ पर मैदानों का निर्माण हो सकता है। ऊपर दोस्तों बात करें तो इनकी उम्र या दोस्तों इनकी आकृति बराबर बढ़ रही है। पॉइंट नोट करेंगे दोस्तों, वलित पर्वत जो हैं इनकी आकृति बढ़ रही है। आगे दोस्तों हम बात करें वलित पर्वत, एक बार प्रश्न पूछा गया था कैसे होते हैं, तो मैं बात करूं ये शंक्वाकार होते हैं। वलित पर्वत कैसे होते हैं? तो शंक्वाकार होते हैं। दोस्तों बात करूं कि अरावली, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की नहीं विश्व में भी ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली भारत और विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। दोस्तों पॉइंट नोट करेंगे। उत्तरी अमेरिका का आपलेशियन, दोस्तों उत्तरी अमेरिका का आपलेशियन, उत्तरी अमेरिका का दोस्तों आपलेशियन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरी अमेरिका का आपलेशियन तथा रूस का दोस्तों यूराल। उत्तरी अमेरिका का आपलेशियन, रूस का दोस्तों यूराल पर्वत, ये दोनों इनकी आकृति कैसी है? प्रश्न पूछा जा सकता है। इनकी आकृति गोलाकार है। इनकी आकृति दोस्तों कैसी है? गोलाकार है, दिखाई देती है। इनकी ऊंचाई दोस्तों गोलाकार है। और मैं बात करूं ये बहुत पुराने पर्वत हैं और इनकी ऊंचाई अभी बढ़ रही है। एक पॉइंट दोस्तों नोट कर लेंगे। अब दोस्तों इनकी जो आकृति है या श्रृंखला है वो दोस्तों अपरदन के कारण बराबर टूट रही है, घिस रही है दोस्तों, इसलिए छिछला या खुदरा इनकी सतह पाई जाती है। अब दोस्तों बात करता हूँ भ्रंशोथ पर्वत। किसकी? भ्रंशोथ पर्वत की बात करता हूँ। नोट कर लीजिए दोस्तों, भ्रंशोथ पर्वत जब बहुत बड़ा भाग, भ्रंशोथ पर्वत कैसे बनता है? जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, जब बहुत बड़ा भाग दोस्तों टूटकर बिखर जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होता है, कहीं ऊंचा उठा कहीं नीचा उठा हुआ ऊर्ध्वाधर दोस्तों ये साबित होता है। जैसे कोई पर्वत है, जमीन वहाँ की धंस गई या टूट गई दोस्तों, तो कुछ भाग धंसा हुआ नीचे दिखाई देता है, कुछ भाग उठा हुआ दिखाई देता है दोस्तों। तो ऊर्ध्वाधर भाग किसका होता है? भ्रंशोथ का। टूटा हुआ या टूटे हुए पर्वत के द्वारा कौन सा दोस्तों बनता है? तो भ्रंशोथ पर्वत बनता है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे दोस्तों।
अब देखिए ऊपर उठे भाग को, जो उत्खंड को दोस्तों क्या बोलते हैं, हर्स्ट। जो ऊपर उठा हुआ भाग है, मैंने आपको इस तरीके से बताया भी, इस तरीके से बताया, इस तरीके से इनको ऊपर उठे भाग को हर्स्ट बोलते हैं। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। और क्या बोलते हैं, हर्स्ट या उत्खंड बोलते हैं, या उत्खंड बोलते हैं। जो दोस्तों नीचे धंसा हुआ भाग है इसको द्रोणिका बोलते हैं या ग्रोबन बोलते हैं, ग्रोबन या द्रोणिका बोलते हैं। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ग्रोबन या द्रोणिका बोलते हैं दोस्तों। इसके कोई उदाहरण, बिल्कुल उदाहरण बताऊंगा दोस्तों। यूरोप में चलना पड़ेगा। यूरोप महाद्वीप हमने आपको बताया है दोस्तों, एशिया का पड़ोसी और अफ्रीका का भी पड़ोसी है दोस्तों। तो बताऊं इसकी, राइन घाटी, कौन सी, राइन घाटी का एक पर्वत, यूरोप का उदाहरण राइन घाटी का दोस्तों एक पर्वत। दूसरा वासजेस पर्वत, वासजेस पर्वत, ये एनसीईआरटी के उदाहरण में आपको बता रहा हूँ। यूरोप के ब्रंसोत पर्वत के उदाहरण दोस्तों हैं। अब मैं बात करूँगा ज्वालामुखी पर्वत की। अब मैं दोस्तों बात करूँगा ज्वालामुखी पर्वत की। पर्वत, चलिए दोस्तों, ज्वालामुखी मैं आपको स्पेशल पढ़ाऊंगा कक्षा 7 की किताब में, आप बने रहेंगे हमारे साथ। ज्वालामुखी में स्पेशल पढ़ाऊंगा, कितने प्रकार के हैं, क्या क्या मैं स्पेशल पढ़ाऊंगा। तो ज्वालामुखी की पर्वत की बात हो रही दोस्तों। ये अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, कौन सा उदाहरण है, माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का। कहाँ का दोस्तों, ये अफ्रीका का। अफ्रीका वो महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं दोस्तों। अफ्रीका वो महाद्वीप है जहाँ के तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका का ज्वालामुखी पर्वत है। जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा दोस्तों, जापान का फ्यूजियामा, ये दोस्तों ज्वालामुखी के उदाहरण आपके हैं। जापान का फ्यूजियामा और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का ज्वालामुखी उदाहरण है दोस्तों। मैं अब बात करता हूँ एनसीईआरटी किताब में जो कोष्टक होते हैं उनमें कुछ पॉइंट दिए रहते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी मैं बात करूँ तो प्रशांत महासागर में मोनाकी, मोनाकी दोस्तों एक पर्वत है, इस पर हवाई द्वीप है। ये पर क्या है, हवाई द्वीप दोस्तों है। इस पर एक हवाई द्वीप है मोनाकी पर्वत। ये कहाँ है, इस प्रशांत महासागर में। कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, तो इसकी ऊंचाई दोस्तों 10,205 है मीटर, 10,205 मीटर है। मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप ये प्रशांत महासागर में। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा पानी भरा हुआ है और ये समुद्र के अंदर इस तरीके से उठे हुए दिखाई देते हैं, इस तरीके से दोस्तों उठे हुए दिखाई देते हैं, तो इसको दोस्तों हवाई द्वीप कहा जाता है। ये पूरा पर्वत है दोस्तों, हवाई द्वीप कहा जाता है, ये पूरा पर्वत है। और कहा जाता है कि एवरेस्ट की ऊंचाई से ज़्यादा है। ये देखो 8,850 से ज़्यादा है, अर्थात ये एवरेस्ट से ज़्यादा है। तो 10,205 किसकी है, मोनाकी पर्वत की ऊंचाई है। हवाई द्वीप जिसको कहा जाता है प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये दोस्तों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। कुछ और पॉइंट हैं जो पर्वतों पर खेल खेले जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप नोट कर लेंगे। जैसे पैराग्लाइडिंग एक खेल है, पैराग्लाइडिंग दोस्तों ये पर्वतों पर खेला जाता है। दूसरा हैंग ग्लाइडिंग, दूसरा दोस्तों एक है हैंग ग्लाइडिंग, दूसरा है दोस्तों एक हैंग ग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग ये पर्वतों पर खेले जाने वाले दोस्तों खेल हैं। रिवर राफ्टिंग, अगला दोस्तों रिवर राफ्टिंग, अगला दोस्तों रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग, ये दोस्तों पर्वतों पर खेले जाने वाले महत्वपूर्ण खेल हैं। ये पूछे जा सकते हैं, मिलान करने के लिए आ सकते हैं, इनको आप नोट कर लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं पठार के बारे में। पठार के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। पठार मैदान बचेगा फिर हम देख लेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए दोस्तों पठार के बारे में बात कर लेते हैं।
ये दोस्तों एक पर्वत है और यहाँ से इस तरीके से बना, फिर इस तरीके से बना, तो दोस्तों ये आपका पठार कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा पठार आपके मन में आ गया होगा कि क्या है, चलिए कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये दोस्तों क्या है, ये पठार है जो दोस्तों इस तरीके से पर्वत होते हैं और फिर यहाँ पर अपर्दन निक्षेपण के द्वारा घिस जाती है ज़मीन और ये मैदान के रूप में हो जाता है, जिसको हम पठार बोलते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, ये पठार हो गया, पठार हो गया। भारत में दक्कन का पठार दोस्तों है, भारत में कौन सा है, दक्कन का पठार है। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे, भारत में कौन सा, दक्कन का पठार, जो कि दोस्तों पुराना पठार है। कौन सा है, पुराना पठार है, पुराने पठारों में आता है भारत का दक्कन का पठार। केन्या, तंजानिया का पठार दोस्तों, अमेरिका के हैं केन्या। अगला तंजानिया, केन्या, तंजानिया, युगांडा, युगांडा, केन्या, तंजानिया, युगांडा दोस्तों ये पूर्वी पठार हैं और ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पठार हैं, उदाहरण हैं। अगला दोस्तों बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, अफ्रीका का पठार, अफ्रीका के पठार में दोस्तों सोना और हीरा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पठारों में दोस्तों लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लोहा की मात्रा होती है पठारों में, जैसे कि छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के पठार में लोहे की प्रचुरता ज़्यादा है। छोटा नागपुर पठार कहाँ, भारत में पाया जाता है। फिर दोस्तों बात तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए तिब्बत का पठार बता दिया हमने, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए फिर बात करता हूं दोस्तों, इसकी ये कहाँ तक फैला है ये बता देना। एक पॉइंट तो हमने लिख ही दिया था, कमेंट बॉक्स में बता देना कहाँ तक है दोस्तों। फिर दोस्तों बात करूँ, लोहा, कोयला या मैंगनीज ये पठार में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ, छोटे नागपुर में, भारत में दोस्तों पाया जाता है। अगला मैं बात करूँ दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी पर, वहीं पर छोटा नागपुर पठार में ही स्वर्ण रेखा नदी भी पाई जाती है। स्वर्ण रेखा नदी पाई जाती है। स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात पाया जाता है। क्या, हुंडरू जलप्रपात पाया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात पाया जाता है। एक दोस्तों कर्नाटक मैं बताऊंगा छोटा नागपुर पठार दोस्तों कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन राज्यों में किधर है, कहाँ साइड में, ये सब बताऊंगा। छोटा दोस्तों कर्नाटक में एक जलप्रपात पाया जाता है, इसको बोलते हैं जोग जलप्रपात। क्या बोलते हैं, जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात। इसको वर्तमान में महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नोट कर लेंगे दोस्तों, जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन का पठार जो मैंने अभी बताया था, दक्कन का पठार ये कैसे बना है, ये ज्वालामुखी से बना है। दक्कन का पठार दोस्तों लावा का पठार कहलाते हैं। ज्वालामुखी तो लावा, तो इसे लावा का पठार कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में क्या उगाया जाता है दोस्तों, प्रचुर मात्रा में कपास में उगाया जाता है। प्रचुर मात्रा में दोस्तों कपास उगाया जाता है। अब दोस्तों कौन सा लेसन बचा दोस्तों, अब मैं बात करूँगा अगले लेसन की बात करूँगा जिसमें हमारा देश, और फिर मैं उसी में मैदान की दोस्तों बात करूंगा। पहले कुछ मैदान की बात कर लूँगा, फिर हम अपने देश की बात करेंगे। मैदान दोस्तों बहुत उपजाऊ होते हैं। मैदानों में दोस्तों बहुत सारी जनसंख्या पाई जाती है। मैदान दोस्तों हर तरीके से मनुष्य के काम आते हैं। मैं सब पर चर्चा करूंगा मैदानों की, तो अगले वीडियो में मिलेंगे मैदान और दोस्तों नेक्स्ट लेसन के साथ में, जिसमें हमारा देश होगा। 2 वीडियो के बाद कक्षा 6 की NCERT पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ज्योग्राफी की बुक फिर नए सब्जेक्ट के साथ और नए क्लास के साथ फिर दोस्तों इसी जोश और होश के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।